Hello everyone, welcome to all of you अन अकेडमी लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। दोस्तों, हमारी गुलाबी नखरी या पूर्व का वीनस कहे जाने वाली जयपुर के बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर चुके थे, परंतु जैसा कि हमारे जयपुर की विशेषताएं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसीलिए जयपुर का ये पार्ट 2 आप सभी के सामने लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। और दोस्तों, आपके इसका पहला भाग आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो आपके जयपुर पार्ट 1 को भी देखिए और फिर आप आगे जयपुर के इस पार्ट 2 को देख सकते हैं। आप सभी से क्षमा चाहूँगा कि कुछ देरी हो गई, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये वीडियो आपका पहले आना चाहिए था, परंतु कुछ देरी हो गई, परंतु लेट ही सही। पर आपका कंप्लीट नॉलेज के साथ में जयपुर दर्शन को भी हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, माय नेम इज़ SK शर्मा। आई हैव 5+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू और 4 बार यूपीएससी मेंस देने के बाद आई ऑल्सो क्वालिफाइड RAS 2013 इन गेट। देखिए, RAS के लिए अब आप अन अकेडमी से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। संपूर्ण फाउंडेशन की क्लासेस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, जो लगभग आपके 10 से 11 महीनों में बिल्कुल प्रीलिम से लेकर लास्ट तक आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाती है। यहाँ पर आपके डेली लाइव क्लासेस होती हैं, कंप्लीट और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ साथ में यहाँ पर आपके वीकली लाइव टेस्ट और क्विजेस भी होते हैं। और अगर आपका कोई क्लास, कोई लेसन, कोई लेक्चर छूट जाता है तो आप अनलिमिटेड एक्सेस के थ्रू उस लेसन, उस लेक्चर को दोबारा भी देख सकते हैं, कई बार आप देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त करने के लिए आपको पहले अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर। फिर आप क्या करेंगे, आरपीएससी का एक गोल सेलेक्ट कीजिएगा। फिर ये जो गेट सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर आपको ये पूरा स्क्रीन दिखाई देगा, जहाँ पर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन 7,000 रुपये में और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप 8,400 में ले सकते हैं। इसमें आपको अगर ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे जो कि है शर्मा 10, ये रेफरल कोड आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है और यहाँ पर आपको स्पेस नहीं लगाना है, लगातार लिखो शर्मा 10। तब आप 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 300 में आप ज्वाइन कर लोगे। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप 7,560 रुपये में ज्वाइन कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। RS का फाउंडेशन बैच जो कि आपका चल रहा है, उसके आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एक नया विषय स्टार्ट हुआ है जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा ये जो नया विषय है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसे आप शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ में ज्वाइन कर सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। तो आप ध्यान रखिएगा, छोड़ो मत, बहुत काम की चीज़ है साइंस। इसके बिना प्रीलिम्स निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अलग से आपके इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। बाकी मेंस में तो आप जानते ही हैं, काफ़ी बड़ा सिलेबस है हमारे साइंस का। तो शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इट इज़ माई नंबर, जहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिगार्डिंग RAS अगर प्राप्त करनी है तो इन नंबर्स पर मुझे कांटेक्ट कीजिए, देन आई विल रिजॉल्व योर ईच एंड एवरी क्वेरी। तो आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 की बात करते हैं। जयपुर की बात हम कर चुके थे, जयपुर में काफ़ी सारी तहसीलों की बात भी हम कर चुके थे, और जयपुर आपके एक बहुत बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से है ही। यहाँ का जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है, आपके लगभग 500 से भी ज़्यादा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर यहाँ रहते हैं। तो हम यहाँ के एक बहुत ही फेमस दुर्ग की बात करते हैं, जयगढ़ दुर्ग, जहाँ की कहानियाँ बहुत फेमस हैं, कुछ रहस्य भी यहाँ के बहुत फेमस हैं। ये आपका जो जयगढ़ दुर्ग है वह चिल्ल के टीला नामक, चिल्ल के टीला एवं संकट मोचन दुर्ग के नाम से भी फेमस है। चिल्ल के टीले के नाम से भी इसे जाना जाता है और संकट मोचन दुर्ग भी इसे कहा जाता है। और यह जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर दुर्ग की वजह से, जयगढ़ अर्थात जयपुर का दुर्ग है ये, जो कि 16वीं शताब्दी में महाराजा मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। परंतु इसका जो वर्तमान स्वरूप, इसकी जो स्ट्रक्चर डेवलप की गई है, वह इसको वर्तमान स्वरूप में लाने वाले थे हमारे सवाई जयसिंह जी।
जिन्होंने 1726 ईस्वी में इसे यह वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था। और वास्तुकार जो कि भारत के महत्वपूर्ण वास्तुकारों में गिने जाते हैं, हमारे जयपुर के महान वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जी, जिन्होंने जयपुर को भी 9 चौकड़ियों में विभाजित किया है, वही विद्याधर भट्टाचार्य जी ने इस जयगढ़ दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। और ये आपके चिल्ल के टीले पर स्थित है। तो यह चिल्ल के टीला नामक पहाड़ी पर यह पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, एकमात्र पूरे एशिया का एकमात्र ऐसा ये दुर्ग है जिसके अंदर तोप बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। तो तोप बनाने का, एशिया का तोप बनाने का सबसे बड़ा कारखाना जो कि मिर्जा राजा जयसिंह ने ही स्थापित करवाया था, वह आपके जयगढ़ दुर्ग में है सबसे बड़ा। और यहीं पर आपके जयबाण तोप भी मिलेगी आपको। तो जय आपके ऐसा एकमात्र कारखाना जिसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप बनाने का स्थान है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहीं पर जयबाण या रणबंका तोप भी बनाई गई है। और ऐसा कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये जयबाण तोप, जो कि 20.2 फुट लंबी है। और ऐसी घटनाएं हैं कि जब आपके एक ही बार ये जयबाण तोप चली है, और जब ये चली जयबाण तोप तो इसकी गर्जना से इतनी भयानक आपके आवाजें आई कि जिससे पशु पक्षियों के और कई महिलाओं के भी गर्भपात हो गए। खासकर पशु पक्षियों के गर्भपात हो गए आपके, जब इसे एक बार जयबाण तोप को चलाया गया था। तो जयबाण तोप की इतनी भीषण गर्जना हुई, इतनी ज्यादा आवाज आई कि पशु पक्षी और महिलाओं के गर्भपात भी यहाँ पर हो गए थे। और इसका जो गोला था, जो बारूद वाला गोला था, वो हमारे चाकसू के अंदर जाकर गिरता है, और इसीलिए वहां पर गोले राव नामक तालाब भी बन गया है। और इसमें ही एक छोटा सा दुर्ग है जिसे विजयगढ़ी दुर्ग कहा जाता है, जहां पर पहले क्या था, ऐसा कहा जाता है कि विजयगढ़ी दुर्ग में जो भी राज परिवार होता था जयपुर का, उसका खजाना यहाँ पर रखा जाता था और कैदियों को भी इसमें ही रखा जाता था। और इसी के पास में तिलक जी की एक तिवारी है, एक तिलक की तिवारी है, और उसी तिलक की तिवारी में आपके जयबाण तोप रखी गई है। तो उसी के पास में आपके जयबाण तोप रखी गई है। और यहीं पर आपके जयगढ़ दुर्ग के पास ही एक 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, जिसे दिवा बुर्ज कहते हैं, जो कि सबसे ऊंचा बुर्ज यानी कि टावर है। 7 मंजिला टावर है आपका, जो कि उस समय का सबसे ऊंचा बुर्ज है आपका, जो कि एक लाइट हाउस था, एक प्रकाश स्तंभ था। और जयगढ़ के प्रमुख दरवाजों के नाम हैं डूंगर द्वार, भैरू द्वार और अवनी द्वार। ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि जब भी आपके कछवा वंश का जो दफीना है, या दफीना अर्थात होता है कुछ खजाना, कुछ आपके राजकोष, ट्रेजरी जो होती है दफीना, तो वो आपका सारा का सारा जितना भी राजवंश का दौलत होता था वो आपके इसी में ही रखा हुआ था, कहीं छुपा हुआ था। इसीलिए इंदिरा गांधी सरकार ने भी कई बार यहाँ का दफीना अर्थात खजाना खोजने के लिए कई बार आपकी खुदाई करवाई, परंतु वह मिल नहीं पाया है। और आपको याद हो तो एक मूवी भी हमारे जयपुर के राजवंश में ही बनी हुई थी, तो उसमें भी कुछ आपके कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। हाँ, माना कि हमारी गायत्री देवी जी का कैरेक्टर उसमें थोड़ा गलत दिखाया गया है उस मूवी में, परंतु देखो मूवियाँ पूरी सच नहीं होती, पर कुछ अंश आपके उसकी वास्तविक घटनाओं से लिए जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके राजवंश का कुछ खजाना दबा हुआ होगा। तो आज भी ऐसा माना जाता है कि ये जो दफीना है यहाँ का, यानी कि जो राजकोष है, वह आज भी संपत्ति से युक्त है, जिसकी खोज आज भी जारी है। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे आमेर के किले पर। आमेर का किला, आमेर जो है वह एक पुरानी राजधानी रहा है भारत की, और इसके कई नाम भी हैं, जैसे कि इसे अंबावती नगरी, अम्बीशपुर या अंबर दुर्ग आदि नामों से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण आपके हमारे काकिल वंश के दुल्हे राय 15वीं ईस्वी के अंदर दुल्हे राय ने इसका 50वीं ईस्वी में सॉरी आपके 50वीं ईस्वी में दुल्हे राय ने इस महान आमेर के किले का निर्माण करवाया था। परंतु इसका जो रिनोवेशन है, पुनरुद्धान जो है, वह आपके महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ का जो एक फेमस जलाशय है जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, मावटा जलाशय,
क्योंकि देखिए हमारे थार में, आप सभी को पता है हमारे थार में क्या होता है, पानी इतना रहता नहीं है, तो हमें आपके पानी को संरक्षित रखने के लिए कुछ प्राकृतिक चीज़ों को अपनाना पड़ता है, कुछ टेक्निक्स को, कुछ पुरानी टेक्निक्स को अपनाना पड़ता है, और मावठा जलाशय भी उनमें से ही एक है। ऐसा कहा जाता है कि जब बरसात आती थी तो मावठा जलाशय इतना पूरा भर जाता था कि आपके अगले साल तक के सभी जलापूर्ति के कार्य आसानी से मावठा जलाशय से कर लिए जाते थे। माना कि आज कुछ नदियों के सूखने से और वो पूरा जो पुराना स्ट्रक्चर है वो थोड़ा भ्रष्ट हो गया है, और उसी वजह से मावठा जलाशय अब इतना पानी को संग्रहित नहीं रख पाता, परंतु जब बरसात होती है तो मावठे जलाशय के भरने के बाद यहाँ का दृश्य देखने का और ही मजा है। और साथ साथ आमेर फोर्ट में अगर आप कभी जाएं तो रात को यहाँ का लाइट शो जरूर देखिएगा, वह काफी ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पर आपके प्रसिद्ध मावठा जलाशय और दिलाराम का बाग भी यहाँ पर ही स्थित है। यहीं पर आपको कुछ प्रमुख मंदिरों में आमेर के अंदर ही आमेर की शिला देवी माता का मंदिर भी काफी फेमस है। ऐसे ही यहाँ का शीश महल तो अपनी कलाकृति के लिए बहुत जाना जाता है। बिल्कुल अद्भुत कलाकृति यहाँ पर आपको शीश महल में देखने को मिलेगी। वैसे ही यहाँ पर आपके सुहाग मंदिर, मावठा झील और जयपुर की भूल भुलैया भी यहाँ पर काफी फेमस है। यहाँ का जो भूल भुलैया है वह भी बहुत फेमस हो जाती है। ऐसे ही आपका जो दीवाने आम, दीवाने खास, जो कि आगरा के अकबर के महल के आधार पर बनाए गए हैं, वह भी यहाँ देखने के लिए काफी फेमस है। और आमेर के किले के जनाना देरी बाग में रानी माताएं, जनाना देरी बाग में आपके रानी माताएं और राजाओं की रानियां रहा करती थी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसी चीज की वजह से इतनी सारी हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप डिजाइन किया गया था इस आमेर महल को, इसीलिए इसे यूनेस्को में भी दर्ज किया गया है। 2013 में यूनेस्को की विश्व स्थल की सूची में हमारे आमेर दुर्ग को आपके दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसकी जो पूरी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सोच विचार कर और बहुत ही अच्छी तरीके से आपके बनाई गई है। दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम नाहरगढ़ दुर्ग की। नाहरगढ़ दुर्ग जो कि अपनी काफी बड़ी विशेषताएं रखे हुए है। नाहरगढ़ दुर्ग जो कि आपके ऐसा कहा जाता है, इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं। बात की जाए तो 9 पासवानों के महल भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, और अब नाहरगढ़ में आपके जंगल सफारी भी स्टार्ट कर दी गई है, तो उसका भी अपना ही मजा है। और ऐसे ही नाहरगढ़ की जो हेरिटेज साइट्स है उनका भी आपके अपने ही कई कार्य हैं जिनको आप देख सकते हो। तो इसका जो नाहरगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में करवाया था, और यह आपके जो निर्माण करवाया गया था वो मराठों के डर से करवाया गया था। आपको याद हो तो हमने पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है कि बूंदी में आपके जैसे ही मराठा घुस जाते हैं, वह हमारी पूरी राजनीति के अंतर्गत हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। और जब आपकी पूरी राजनीति के अंतर्गत जब हस्तक्षेप होता है तो धीरे धीरे वो अपने पैर आमेर तक पसार लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपके ने देखा होगा बाद में मराठाओं ने हमारे तुंगा के युद्ध, बस्सी के युद्ध में भी काफ़ी हस्तक्षेप किया। तो उन्हीं सब कारणों से आपके महाराजा सवाई जयसिंह ने 1734 में इस नाहरगढ़ का निर्माण करवाया ताकि आपके सुरक्षित रह सके। तो सुरक्षा की दृष्टि से काफी मजबूत है नाहरगढ़, और इसका पूर्ण निर्माण आपके हमारे वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में करवाया था। और इसका उपनाम आपका, जैसे कि काफी ऊंचाई पर ये बनाया गया है सिक्योरिटी की दृष्टि से, इसीलिए इसका जो उपनाम है वह आपके जयपुर के मुकुट के रूप में दिया जाता है। जयपुर का मुकुट, या फिर इसे आप सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो सुदर्शनगढ़ के नाम से भी आपके इसे जाना जाता है। 1 मिनट। हाँ, तो देखो दोस्तों, इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो इसका नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ भी है, इसे जयपुर ध्वजगढ़ और मिठौड़ी का किला भी कहा जाता है। इसी का नाम सुलक्षण दुर्ग भी है, और टाइगर किला भी इसे कहा जाता है। महिलों का दुर्ग भी इसी को जाना जाता है। और नाहरगढ़ का जो नाम है वो क्यों पड़ा है? नाहरगढ़ का नाम आपके
एक लोक देवता हुआ करते थे नाहरगढ़ में आपके नाहर सिंह भूमिया। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, नाहरगढ़ पड़ा हुआ है। तो नाहर सिंह भूमिया नाम के आपके एक हमारे लोक देवता हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा है। और किले की प्राचीर में प्रवेश द्वार के निकट ही बना हुआ है। और नाहरगढ़ में अपने माधव सिंह ने 9 रानियों के लिए 9 महल बनवाए थे, जो कि विक्टोरिया शैली में बनवाए गए। ये 9 पासवानों के महल हुआ करते थे। पासवान क्या होती हैं? अगर कोई राजा अपनी दासी से शादी कर लेता है, अपनी दासी को रानी बना देता है, तो वह पासवान कहलाती है। तो ऐसी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में आपके महाराजा आपके माधव सिंह ने यहाँ पर 9 महल भी बनवाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके, जो कि हमें अब काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर आपको जाना चाहिए। देखिए माधोराज का किला ये थोड़ा सा जीर्ण हो गया है, क्योंकि देवस्थान विभाग ने इस किले को ढंग से आपके संस्कृत रखा नहीं है और यहाँ की थोड़ी देखभाल नहीं की गई है। तो इसी वजह से ये जो माधोराजपुरा का जो किला है यह थोड़ा सा आपका जीर्ण शीर्ण आपके हो गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और आपके ये जीर्ण शीर्ण आपके थोड़े से हो गई हैं। और आप देख सकते हो कि माधोराजपुरा का जो दुर्ग का निर्माण है वह आपके सवाई माधव सिंह ने फागी तहसील में इसका किया गया है, जिसके पास एक गांव है माधोराजपुरा। वहां पर जब मराठों से युद्ध को जीत लिया जाता है, मराठों से जब युद्ध जीत ली जाती है, तब उसके बाद में सवाई माधव सिंह ने यहाँ पर इसके माधोराजपुरा का निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग में सवाई जयसिंह की जो धाई थी, जो कि थी रूपा बराड़ पन्ना धाय, मतलब जो आपके माता जो बच्चों की देखभाल करती है वैसे ही आपके धाय माँ होती है। तो आपके सवाई जयसिंह की जो धाय माँ थी रूपा बड़ारन, उसको बंदी बनाकर इसी माधोराजपुरा में रखा गया था। और यहीं पर आपके टॉक के जो आमिर खां पिंडारी थे, आमिर खां पिंडारी की बेगम को भी यहीं पर पकड़कर लाए थे। और यहीं पर आपके भगत सिंह नरूका ने वीरता को चयनित किया था। तो यहीं पर आपके भगत सिंह नरूका की कहानी, सवाई जयसिंह की आपके धाय माँ रूपा बड़ारन की कहानी और आमिर खां की पिंडारी के कैद की कहानी जुड़ी हुई है। और अब देवस्थान विभाग इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहा है, इसीलिए थोड़ी जर्जर अवस्था में हो गया है। अब एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रणाली और उत्कृष्ट संस्कृति से सराबोर है चोमू का किला। तो आज चोमू के किले के बारे में देखते हैं, जिसके कई नाम हैं, जैसा कि चोमू अर्थात चौमुहागढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। चौमुहागढ़, रघुनाथगढ़ और आपके धराधारगढ़ के साथ साथ सामंती दुर्ग भी आपके चोमू के इस किले को ही कहा जाता है। चोमू दुर्ग का जो निर्माण है वह आपके 1599 ईस्वी में ढूंढाड़ शैली में किया गया है। काफी ज्यादा लुभावनी है। कभी मौका मिले तो इस किले की जो कलाकृतियां हैं उसे जरूर देखना चाहिए। तो ढूंढाड़ शैली में इस किले का निर्माण ठाकुर करणी सिंह ने करवाया था। ठाकुर करणी सिंह ने इसे करवाया था। और इसी के पास हमारे सामोद के हनुमान जी भी हैं। इसी के पास में आपके सामोद हनुमान जी का भी एक विशाल मंदिर है, जिसके अंदर आपके जो प्रतिमा है वो पहाड़ी के अंदर ही धसी हुई है। यानी कि सामोद के हनुमान जी की जो प्रतिमा है वह आपके प्राकृतिक रूप से जो पहाड़ होता है उसी का भाग है, कोई अलग से मूर्ति नहीं है सामोद हनुमान जी की, वो आपके उस पहाड़ी का ही भाग कहलाता है। चलिए अब नाहरगढ़ के बारे में तो हमने देख ही लिया, चोमू के किले को भी देख लिया। अब थोड़ा सा हमें देखना जरूरी है हमारे नाहरगढ़ जैविक वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो नाहरगढ़ जैविक वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि अभी कुछ वर्षों पहले ही खुला है, परंतु यह काफी कम समय में काफी अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए है। तो आपके वैसे तो नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 22 सितंबर 1980 में ही बन गया था और यह भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क था, परंतु उसमें जो आपके टाइगर सफारी है वो अभी कुछ वर्षों पहले ही स्टार्ट की गई है। तो दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है भारत का ये, और तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर भी है। रीछ यहाँ पर काफी पाए जाते हैं,
तो तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर है। और भारत राजस्थान का एकमात्र बायोलॉजिकल पार्क, राजस्थान का एकमात्र जैविक पार्क जो है वह नाहरगढ़ जैविक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर आपको कई प्रकार के जीव मिलेंगे, जैसे कि आपके जंगली सुअर, काला भालू तो मिलेगा ही क्योंकि थर्ड बियर रेस्क्यू सेंटर है, बघेरा, सांभल, चीतल इत्यादि, हिरण, चिंकारा, ये सब आपको इस नाहरगढ़ जैविक वन्यजीव अभ्यारण्य में देखने को मिलेंगे। अब थोड़ी सी बात दोस्तों करते हैं जमवा रामगढ़ की, जिसकी सेंचुरी थोड़ी सी आपके इतनी ज़्यादा हमारे प्रभावी नहीं है, परंतु फिर भी अपना ही अलग एक महत्व है जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का, जो कि जयपुर के पुराने शिकारगाह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मेनली आपके धोंक के वन मिलते हैं हमें, और यहाँ पर आपके जंगली बिल्लियाँ काफ़ी फेमस हैं। लंगूर तो हमारे राजस्थान में मिलते ही हैं, भगेरा, भेड़िया, जरख, नीलगाय इत्यादि भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यह वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित हुआ था 1982 में, परंतु यह भी आपके वन विभाग की अनदेखी का सामना कर रहा है हमारा जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला आपका जो बहुत ही फेमस है वो है हमारा संजय नेशनल पार्क, संजय वन्यजीव अभ्यारण्य। संजय वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वह हमारा उस नेशनल आपके हाईवे NH8 पर स्थित है, जो कि आपके NH8 अजमेर को जोड़ता है हमें, फिर दिल्ली को जोड़ता है। तो ये जो NH8 है हमारा, वहीं पर आपके संजय नेशनल पार्क स्थित है, जो कि जयपुर के शाहपुरा के निकट स्थित है। और इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर आपको नीलगाय, चिंकारा, चीतल इत्यादि देखने को मिल सकती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मनमोहक, अगर आपको किसी को विभिन्न प्रकार के मृग देखने को चाहिए हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मृग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे NH8 पे 1986 में इसकी स्थापना की गई, और यहाँ के जो मृग हैं वो काफ़ी फेमस हैं। ऐसे ही मृगों के लिए हमारा एक अशोक विहार मृगवन भी है, जो कि आपके जयपुर में ही स्थित है। अशोक विहार जयपुर की मेन सिटी में आपके स्थित है। 1986 में इसकी भी स्थापना हुई है, और यह जयपुर के विधानसभा भवन और सचिवालय के पास में स्थित है। तो कभी अगर आप विधानसभा के पास आओ तो इस अशोक विहार मृगवन को भी देख सकते हो। अब थोड़ी सी जयपुर के जू की बात कर ले, जिसे देखने के लिए काफी राज्यों से लोग आते हैं। जयपुर जंतुआलय में आपके राजस्थान एवं देश का सबसे प्राचीन जंतुआलय है। ये जो जू है हमारे ना सिर्फ राजस्थान का बल्कि पूरे भारत का भी सबसे प्राचीनतम जूओं के अंदर यही आता है। इसकी स्थापना 1876 में रामनिवास बाग में महाराजा सवाई राम सिंह के द्वारा की गई थी। और खासकर यहाँ पर जो हमारे चंबल में पाए जाने वाले मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, उनका प्रजनन केंद्र है ये आपके। यहाँ पर एक्स सिटू कंजर्वेशन, परिस्थानीय कंजर्वेशन करवाया जाता है, और महिलाओं और घड़ियालों का प्रजनन भी करवाया जाता है। और तो और मगरमच्छ और घड़ियालों के अलावा बाघों का प्रजनन स्थल भी आपके ये हमारा देश का सबसे पुराना जंतुआलय बन चुका है, जो कि है जयपुर जंतुआलय। दोस्तों, कुशल स्मृति वन, जो कि यहाँ की तितलियों और यहाँ की मनोहर दृश्य के लिए फेमस है। अगर आप कभी JLN मार्ग से आए और खासकर थोड़ा सा सर्दियों का मौसम हो या फिर गर्मियों में रात का मौसम हो, तो जब भी आप कुशल स्मृति वन के पास से गुजरेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्वच्छ वायु की अनुभूति होगी। चाहे पॉल्यूशन का माहौल क्यों ना हो, एक स्वच्छ वायु आपको मिलेगी, और टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा कम रहेगा। तो वो अपनी आप में ही पर्यावरणीय उपयोगिता दिखाता है कुशल स्मृति वन की। अक्सर ये न्यूज़ में आता रहता है, क्योंकि कभी कभार झालाने से आपके कुछ बाघ यहाँ पर कुशल स्मृति वन में भी आ जाते हैं। मोरों के लिए भी फेमस है ये आपके जीरो फिटिक गार्डन होने की वजह से जाना जाता है। ये एक इको टूरिज्म पार्क भी है, और यहाँ पर आपके थायरोफिटिक और जीरोफिटिक गार्डन भी मिलते हैं। साथ साथ में एक ये हॉलिस्टिक वेलनेस पार्क के रूप में विकसित किया गया है। तो ये आपके हमारे जो राजस्थान पत्रिका के संपादक रहे हुए हैं, उनके नाम पर इसका नाम कुशल स्मृति वन दिया गया है।
वहीं पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बागों में आपने सुने होंगे राम बाग, जो कि 1836 ईस्वी में आपके राम बाग जो है वह आपके 1836 ईस्वी में केसर बड़ारन के बाग के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह 1836 ईस्वी में बना था, क्योंकि केसर क्यारी आपके एक धाय माँ हुआ करती थी जिसके लिए बनाया गया था। तो विश्व वृक्ष उद्यान आपके दूसरा उद्यान है विश्व वृक्ष उद्यान, जो कि आपके झालाना डूंगरी के पर्वतीय क्षेत्रों में आपके स्थित है। और यह वानिकी दिवस, इसकी स्थापना वानिकी दिवस अर्थात 21 मार्च 1986 को की गई थी। ऐसे ही सिसोदिया रानी का महल और बाग का निर्माण 1730 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था, और ऑब्वियसली जैसे इसका नाम है सिसोदिया रानी के लिए ही इसे बनाया गया था। ऐसे ही आपके मांझी का बांग भी हमारे जयपुर में थोड़ा फेमस है, जिसका निर्माण 1729 में होता है, और इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा ही करवाया गया था। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को लिए है हमारा जयपुर, और बागों की संख्या भी कोई कम नहीं होती है। हमारे यहाँ विद्याधर जी का भी बाग है, जो कि जयपुर के महान वास्तुकार पंडित विद्याधर भट्टाचार्य के लिए ही बनाया गया था। नाटाणी का बाग की स्थापना 1745 में होती है, और रामनिवास बाग, जिसे आपने शहर जाते वक्त निश्चित ही देखा होगा, रामनिवास बाग आपके महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। और यह पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा बाग है जहां पर आपके इतिहास संग्रहालय उपस्थित है। तो एकमात्र ऐसा बाग जहां पर आपके प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय उपस्थित है वो है आपका रामनिवास उद्यान। और कनक वृंदावन गार्डन घूमने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि आमेर के पास आपके हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विकसित किया गया है। ऐसे ही आपका जो जयनिवास बाग है वह भी जयपुर में स्थित है, और सिसोदिया रानी की बात हम कर ही चुके हैं, जो कि पर्यटन के रूप में स्थित है। अब देखो हवा महल, जिस पर आपके अक्सर क्वेश्चन आते हैं। हवा महल भारत की पहचान और राजस्थान का सिरमौर। तो भारत के साथ साथ राजस्थान की भी सबसे बड़ी पहचान है हमारा हवा महल। जैसे कि आप इसकी शेप से ही पता लगा रहे होंगे, ये आपके भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति में बनाया गया है। ये आपके बनाया गया था हमारे सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। 5 मंजिला है हमारा हवा महल, और जिसका निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर झरोकों के हवा महल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर आपके 953 तो खिड़कियां हैं और 365 झरोके आपको हवा महल में मिलेंगी। तो इसीलिए बहुत ही अद्भुत कलाकृतियों से निर्मित है। 5 मंजिला, 953 खिड़कियां और 365 झरोके वाला सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया हवा महल। तो यह 5 मंजिला हमारा हवा महल है। 1799 में बनाया किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। और लाल और गुलाबी पत्थर से इसका निर्माण हुआ, और कर्नल जेम्स टोड ने इसकी आकृति कृष्ण भगवान के मुकुट के समान ही बताई है। और इसे बनाने वाले वास्तुकार थे लालचंद उस्ताद। और यहाँ पर कुल 953 खिड़कियां, 365 झरोके हैं, और इनमें जो अलग अलग मंजिलें हैं वहां पर आपके अलग अलग मंदिर हैं। जैसे कि मंजिलों के नाम हैं शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, और ऊपर ही ऊपर वाला आपका हवा मंदिर। तो इस तरीके से जयपुर की बात हो और हवा महल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हवा महल के आसपास की जो मिष्ठान की चीजें हैं, खाने पीने की जो चीजें हैं, वह भी आपके जयपुर के संस्कृति में, पर्यटन में चार चांद लगाती हुई प्रतीत होती हैं। सिटी पैलेस चंद्र महल के नाम से फेमस है। यह भी हमारे शहर के परकोटे के मध्य भाग में पाया जाएगा। यह आपका 7 मंजिल का सिटी पैलेस है, और इसकी भी अलग अलग कहानियां हैं। अलग अलग यहाँ पर जैसे कि चांदी के 2 बड़े बड़े पात्र रखे हुए हैं, और ऐसा कहा जा गया था कि जब आपके हमारे राजा फतेह सिंह जी, सवाई फतेह सिंह जी जाते हैं, तो आपके जब उन्हें इंग्लैंड जाना होता है तो वह आपके परदेश के पानी का प्रयोग ना करें, इसीलिए वो खुद इन चांदी के 2 बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर के ले गए थे, और फिर उसके बाद में उसका उपयोग किया। और उन्होंने कभी भी उन्होंने आपके विदेशी धरती पर
आपके उनका जलपान ग्रहण नहीं किया। तो उसकी भी एक अलग ही कहानी है। तो देखिए, हमारा जो ये 7 मंजिला सिटी पैलेस है, यह चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1729 से 32 के बीच सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके भी जो वास्तुकार है हमारे जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जी ही हैं। और इसके पूर्व द्वार को सिरहा ड्योढ़ी कहा जाता है, सिरहा ड्योढ़ी कहा जाता है। और इसका प्रथम जो लेबल है वह है सुख निवास महल। और यहाँ पर आदम का की काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जिन्हें आपको निश्चित ही देखना चाहिए। और ये पूरा का पूरा जो सिटी पैलेस है वह जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान हुआ करता था। यहीं पर आपको चांदी के दो सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े चांदी के दो पात्र, पूरे विश्व के सबसे बड़े चांदी के दो पात्र यहाँ पर मिलेंगे, जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। और यहीं पर आपके मुबारक महल भी है, जो कि लगभग आपके इस प्रकार से प्रतीत होता है जैसे कि कोई लकड़ी का महल है और इस तरीके की अद्भुत नक्काशी उस पर की गई है। तो पत्थर को, लकड़ी जैसे रंग के पत्थर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उकेरा गया है मुबारक महल में। जैसा कि इसका नाम है मुबारक, तो किसी भी को भी विश करने के लिए कोई भी आपके ब्रिटिशर्स आते थे या फिर कोई अन्य आपके महत्वपूर्ण अतिथि आते थे, तो उसके लिए जगह आपके जब होस्टिंग करनी होती थी तो हॉस्पिटैलिटी के लिए मुबारक महल को प्रयोग किया जाता था। इसकी नक्काशी काफ़ी ही अद्भुत है। तो मुबारक महल भी आपको यहीं पर मिलेगा। और यहीं पर आपको एक अन्य मुबारक कोठी भी है, जो कि सुनहरी कोठी है हमारे टॉप की। परंतु यहाँ पर बात हो रही है आपके मुबारक महल की। तो ये है सिटी पैलेस, जिसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। खासकर हमारे जयपुर के राज परिवार के बारे में काफ़ी कुछ जानने को यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो निश्चित ही आपको एक बार तो चंद्र महल के दर्शन करने ही चाहिए। जल महल, जिसे शायद आप कभी भी जयपुर आए हो तो ज़रूर आपने देखा होगा, क्योंकि यह आपको आते जाते निश्चित ही दिखाई देगा। और इसकी खुद की एक ऐसी अट्रैक्टनेस है, इस तरीके से जल महल सभी को आकर्षित करता है कि कोई भी आने जाने वाला इसको बिना देखे रह ही नहीं सकता। तो जल महल जो है आपके, वह मानसागर झील के बीचों बीच बनाया गया है। तो मानसागर झील में स्थित है आपका जल महल, जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि सवाई जयसिंह जो हैं वो आपके अश्वमेध में आमंत्रित ब्राह्मणों के भोजन और विश्राम की व्यवस्था इसी जल महल में उन्होंने करवाई थी। जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था सवाई जयसिंह ने, तब आपकी इसी महल में ब्राह्मणों के विश्राम की व्यवस्था भी करवाई गई थी। तो एक अद्भुत प्रकार की कलाकृति को दर्शाता है हमारा ये जल महल। तो निश्चित ही आपको मौका मिले तो इस जल महल में जरूर जाइएगा। वैसे मौका कम लोगों को ही मिल पाता है। चलिए, आमेर के महल की हमने वैसे तो बात कर ही ली आपसे, परंतु आमेर के महल में कुछ मंदिर हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आपके ध्यान रखेंगे, आमेर का जो पुराना महल है इसका पुनर्निर्माण वापस करवाया गया था, जिसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं। तो आमेर के कछवाहा राजा जो थे मान सिंह, उन्होंने, वैसे तो आमेर का जो पुराना किला है वह दुल्हे राय का निर्माण था, परंतु ये जो आमेर का किला है जिसमें आपको अभी लाइट एंड शो वगैरह देखने को मिलेंगे, इसका पुनः निर्माण मानसिंह ने 1592 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम श्रेणी इंडो मुगल आर्किटेक्चर के आधार पर करवाया गया था। और इसका अंदर आपके शीश महल, जगत शिरोमणि मंदिर, शिला माता मंदिर इत्यादि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अपनी ही एक विशेष रूप को दर्शाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारा सॉरी, वैसे तो हमारा जयपुर कई चीज़ों को रखता है। बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे सांप्रदायिक सद्भाव की भावनाएं वाली चीज़ें हैं, और अपने खान पान के लिए बहुत फेमस है जयपुर। परंतु आपके जयपुर की एक अलग छवि भी है, जो कि जयपुर जैसे जिले को, इवन जयपुर को ही नहीं पूरे राजस्थान जैसे राज्य को अन्य राज्यों से एक उत्कृष्ट श्रेणी प्रदान करती है। और वो है हमारे जयपुर की निर्माण व्यवस्था, हमारे जयपुर का ज्योतिषाचार्य,
हमारे जयपुर का साइंस। तो आपके पूरे भारतवर्ष में जो महत्वपूर्ण 5 सौर वेधशालाएं बनाई गई, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सौर वेधशाला आपके जंतर मंतर के नाम से फेमस है, जिसकी सटीकता और यहाँ के ज्योतिषों की भविष्यवाणी सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में मानी जाती है। और यहाँ पर आपके जो लगाए गए सम्राट यंत्र जैसे उपकरण हैं, वो आज भी 100% एक्यूरेसी के साथ में जयपुर के विज्ञान को दर्शा रहे हैं। तो विज्ञान में हमारा लोहा मनवाने वाले इस जंतर मंतर में काफ़ी चीज़ें हैं, और इस जंतर मंतर का निर्माण 1728 से 38 के बीच में सवाई जयसिंह के द्वारा ही करवाया गया था। और जंतर मंतर आपके 5 वेधशालाओं में से एक वेधशाला है। अन्य वेधशालाएं आपके एक दिल्ली का जंतर मंतर है, एक उज्जैन का जंतर मंतर है, और एक आपके वाराणसी और मथुरा का जंतर मंतर है। और यहाँ पर आपके विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं जो कि बिल्कुल सही सटीक गणना करते हैं, चाहे आपके बादल हों या ना हो। 100% एक्यूरेसी के साथ में बिल्कुल सटीक गणना करने वाले आज भी कई महत्वपूर्ण यंत्र हैं, जिसको देखकर पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, विश्व को भी आश्चर्य हुआ था कि इतना ज़्यादा साइंटिफिक आपके उस पुराने वक्त में कैसे हुआ जा सकता है। और यही हमारे विज्ञान को दर्शाता हुआ है जंतर मंतर, जिसे 2010 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी आपके शामिल कर लिया। तो वर्ल्ड हेरिटेज की जो सांस्कृतिक श्रेणी है, कल्चरल श्रेणी है, उसमें हमारे जंतर मंतर को शामिल किया गया है। यह सौर वेधशाला भी कहलाती है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं शीश महल की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, शीश महल की जो नक्काशी है और यहाँ पर जो शानदार तरीके से शीशे का काम किया गया है, वह मानो आपके किसी भी प्रकार के व्यक्ति के मन को मोह भी तो लेगा ही, साथ साथ में एक आश्चर्यचकित भी कर देगा। तो आपका जो शीश महल है, यह मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा आमेर के किले में इसका निर्माण करवाया गया, और इसे दीवाने खास भी कहा जाता है। दीवाने खास यानी कि जो खास लोग हुआ करते थे, उनके लिए ये शीश महल बनाया गया था। और यहाँ ही आपके महाकवि विवाह जो बिहारी हैं, उन्होंने इसे दर्पण धाम भी कहा है, क्योंकि इतने सारे शीशे, इतने सारे बेहतरीन दर्पण यहाँ लगे हुए हैं, तो दर्पण धाम कहलाना तो इसको बनता ही है कि एक ऐसा धाम जहाँ पर आपके विशेष प्रकार के सभी मिरर, सभी दर्पण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है अद्भुत कलाकृति वाला हमारा शीश महल, जो कि आप देखना चाहें तो आमेर के किले में जाकर देख सकते हैं। अन्य वैसे तो हमारे जयपुर में अभी श्रृंखला की बात की जाए तो जयपुर के अंदर इतनी चीज़ें हैं कि शायद आपके एक दिन भी कम पड़ जाए। जैसे कि अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल अपनी एक अलग विशेषता रखता है। यहाँ पर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर हमारे जो तुतुमीर की जो मम्मी है, तुतुमीर की जो मम्मी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आज भी अगर आप रियल मम्मी देखना चाहते हो तो आप इजिप्ट के बाद में बेहतरीन तरीके से रखी गई यहाँ पर तुतुमीर की मम्मी को देख सकते हो। यहाँ पर मिनिएचर फॉर्म में आपके पेंटिंग्स देख सकते हो। और अब यहाँ पर आपको म्यूजियम में हमें कुछ पुराने शस्त्रों को देखने को भी मिलेगा। तो एक अच्छा शस्त्रागार, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पुराने टाइम के जो शस्त्र हैं, वो भी आप अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में देख पाओगे। ऐसे ही आपके मोती डूंगरी और उसके पास के गणेश मंदिर काफ़ी फेमस हैं। ऐसे ही आपका सर्वतोप महल भी जयपुर में ही है। पन्ना मीणा की बावड़ी, सामोद महल, स्टैच्यू सर्किल, जंबा रामगढ़ बाग और महाकवि बिहारी का महल भी आपको आमेर में मिलेगा। ऐसे ही जय निवास उद्यान, प्रीतम निवास, माधव निवास, मुबारक महल, सवाई मानसिंह संग्रहालय, गैटोर की छतरियां, महारानी की छतरियां, संघी जी के जैन मंदिर, और इनके साथ साथ सॉल्ट म्यूजियम भी आप जयपुर में ही देख सकते हो। ऐसे ही साइंस पार्क, मुगल गेट, आनंद पोल, केसर क्यारी, भारमल की छतरियां, रघुनाथ मंदिर और छपरवाड़ा बांध, विराट नगर, ये सब भी आपको जयपुर में ही मिलेगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि जयपुर को अन्य जिलों से एक विशिष्ट प्रकृति प्रदान करती हैं। और सिर्फ संस्कृति, कला, स्थापत्य के क्षेत्र में ही नहीं, जयपुर हमारा खनिजों के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पर आपके लोहा काफी ज्यादा अच्छा मिलता है, जो कि हमें मोरिजा बानोल चोमू के अंदर आपके काफी अच्छी किस्म का हेमेटाइट प्रकार का कोयला हमें मिलता है।
जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि लोहा जो हमारा है वो विभिन्न श्रेणियों में पाया जाता है, जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इत्यादि। तो उसमें से आपके हेमेटाइट वाला जो लोहा है वह बहुत ही अच्छी प्रकृति का है, जो कि जयपुर में आपके निकाला जाता है। और जो सबकी कच्चा कोयला है वो कानपुर में काफ़ी निकलता है, और यहाँ पर आपके मोरीजा बानोल में इसकी खाने हैं। ऐसे ही जयपुर का काला संगमरमर जो कि भैंसलाना में निकलता है, भैंसलाना का काला संगमरमर भी फेमस है। और अन्य खनिजों में चूना पत्थर, सफेद संगमरमर, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, कैल्साइट और डोलोमाइट के लिए जयपुर माना जाता है। तो आप कह सकते हो कि जयपुर आपका सिर्फ संस्कृति ही नहीं, खनिजों के श्रेणी में भी एक अग्रणी स्थान रखता है। ऐसे ही विश्वविद्यालय तो हमारे जयपुर में काफ़ी है, चाहे वो आपके महत्वपूर्ण और सभी पूरे भारतवर्ष में डंका बजाने वाला राजस्थान विश्वविद्यालय हो, क्योंकि यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम में भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वह आपके पूरे भारतवर्ष में तीसरी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके छात्र सबसे ज़्यादा यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की स्थापना 8 जून 1947 को राजपूताना विश्वविद्यालय के रूप में की गई, और यह राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय भी है। और अब यहाँ पर राजस्थान का अध्ययन केंद्र भी स्थापित किया गया है। ऐसे ही होम्योपैथिक विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2006-7 में होती है, और संस्कृत की संस्कृति को रखते हुए आपका जगत गुरु रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण त्रिवेणी धाम नारायण दास जी के सहयोग से जयपुर के मंदाऊ गांव में 6 फरवरी 2002 को किया गया, जो कि राजस्थान का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय था। तो राजस्थान का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय भी आपको यही मिलेगा। ऐसे ही आपके स्वास्थ्य विज्ञान की जो यूनिवर्सिटी है वह उसका निर्माण हुआ 8 दिसंबर 2005 को, जो कि राजस्थान का पहला मेडिकल कॉलेज था। तो अगर आप राजस्थान से एमबीबीएस करते हैं तो आपको डिग्री राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से ही लेनी होगी। चलो दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारे विश्वविद्यालयों की। अब चर्चा कर लेते हैं हम हमारी सांभर झील की, क्योंकि सांभर झील इस साल काफ़ी न्यूज़ में रही है, क्योंकि कई पक्षियों की मृत्यु यहाँ पर हो रही थी। परंतु सांभर का जो नमक है वो काफ़ी फेमस है, और सांभर जो झील है वो सिर्फ एक जिले में नहीं, आपके 3 जिलों में जयपुर, नागौर और अजमेर में आपके इसकी सीमा पाई जाती है प्रशासनिक दृष्टि से। परंतु एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल की दृष्टि से आपके सांभर झील जो है वो जयपुर में ही स्थित है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सांभर की जो झील है वह जयपुर शहर के लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित है, और यह समुद्र तल से भी काफ़ी नीचे है। और यहाँ पर जो नदियाँ आकर मिलती हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ मैंथा, रूपड़गढ़, खारी और खंडेला आदि नदियाँ आपके सांभर जयपुर में आकर गिरती हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक और खारे पानी की झील भी यही है। तो अब अगर आपके राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की और प्राकृतिक झील की बात हो तो निश्चित ही आपके मन में सांभर झील का ही नाम आना चाहिए। और जैसा कि आपके बिजौलिया भीलवाड़ा के शिलालेख में कहा गया है, यह एक प्राकृतिक झील न होकर वासुदेव चौहान द्वारा निर्मित है। परंतु अभी के सभी साक्ष्य बताते हैं कि एक प्राकृतिक झील है, परंतु बिजौलिया शिलालेख कहता है कि यह वासुदेव चौहान जी द्वारा निर्मित एक कृत्रिम झील है। और देश का सर्वाधिक नमक, देश का जो आपके सर्वाधिक नमक जो उसका उत्पादन है वो आपके यहीं पर होता है। इस झील से, सांभर झील से देश के सर्वाधिक नमक 8.7% का उत्पादन होता है। वैसे तो देखा जाए आपके राजस्थान का सर्वाधिक नमक है, बाकी तो आपके गुजरात से मिल जाएगा हमें, तो सर्वाधिक नमक तो हमारे गुजरात से होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके म्यूजियम सॉल्ट भी यहीं पर आपको मिलेगा। और सांभर झील पर जो नमक बनाया जाता है वो होती है क्यारी पद्धति। क्यारी के मेथड से, क्यारी पद्धति के माध्यम से आपके नमक का निर्माण होता है। और यहीं पर किनारे पर आपके एक सोडियम सल्फेट का प्लांट भी है, एक सोडियम सल्फेट संयंत्र भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में राज्य सरकार द्वारा की गई थी। तो ये सभी चीज़ें आपको सांभर में मिलेंगी। और खासकर एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि भी है, जो कि आपके एक महत्वपूर्ण वेटलैंड के रूप में जानी जाती है। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। वहीं पर मैं राजस्थान की नदियों की बात करूं तो खासकर बाण गंगा का नाम जरूर आता है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके
यहाँ पर आपको, यहाँ से आपको जो नदी मिलेगी वो होगी आपके बाणगंगा। बाणगंगा जो नदी है इसे आपके अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसे आपके ताला नदी भी कहते हैं। और यहीं पर आपके वही बैराट सभ्यता विकसित हुई थी, क्योंकि देखो ऐसा कहा जाता है आपके कि जब पांडवों को दुर्योधन से, कौरवों से छुपकर रहना था 1 साल के लिए, अर्थात अज्ञातवास करना था, तो वो विराट नगर में आकर रहते हैं। और विराट नगर अर्थात बैराट सभ्यता से ही ये संबंधित है। और तब आपके अर्जुन ने एक तीर मारकर नदी निकाली थी, और उसी नदी को अर्जुन की गंगा या बाण गंगा के नाम से फेमस हो गई। इसी नदी पर आपके दौसा में माधो सागर बांध परियोजना स्टार्ट की गई है। माधो सागर बांध परियोजना भी आपके यहीं पर है। और आपके बाणगंगा नदी जो है वो जयपुर, दौसा और भरतपुर 3 जिलों में बहती है। और यह राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है जो कि सीधा यमुना में आपके पानी को डाल देती है। बाकी आपको पहली नदी का तो पता ही होगा, चंबल, जो कि यमुना में सीधा पानी डालती है। सेम वैसे ही आपके ये बाणगंगा भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके जो यमुना नदी है उसमें सीधा पानी आपके डालती है। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। और जयपुर के पास ही चाकसू के पास एक नदी और है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और वो है बांडी नदी। तो बांडी नदी आपके जयपुर के पास चाकसू में स्थित है। और बाणगंगा नदी आपके बैराट से निकल रही है और सीधे जाकर चंबल में गिर जाती है, सीधे जाके सॉरी आपके यमुना में गिर जाती है। और दूसरी ऐसी नदी है जो सीधे यमुना में गिरती है। दोस्तों अब थोड़ा सा बैराट सभ्यता के बारे में भी जानते हैं। ये एक बौद्ध धर्म सभ्यता है। इस पर पहले प्रश्न भी आए हुए हैं और कुछ बौद्ध धर्म के भग्नावशेष भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बैराट सभ्यता की जो खोज होती है, इसका जो उत्खनन होता है, एक्सकेवेशन जो होता है, वो 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है। यह आपके बिल्कुल बाणगंगा नदी के मुहाने पर ही स्थित हुई थी। और यह बौद्ध धर्म का, ये प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स में, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र, राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र जो है वो है आपका यही हमारी बैराट सभ्यता, जो कि आपके बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र है। और यहीं पर आपके 1837 में कैप्टन बर्ट ने अशोक का जो भ्राभू शिलालेख है उसे भी खोजा था, जो कि आपके ब्राह्मी लिपि में, जिस पर लिखा गया था बुद्धम धम्मम और संघम, 3 शब्द लिखे हुए थे, बुद्धम धम्मम और संगम। और ये जो भ्राभू शिलालेख है आज कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। तो आपने जैन धर्म के बाद में बुद्ध धर्म के बारे में जरूर सुना होगा। अगर अशोका मूवी भी देखी है तो आपको पता होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो उन्हीं शब्दों से मिलकर बना है बुद्धम, धम्मम और शरणम, जो कि अशोक के भ्राभू शिलालेख में लिखा गया है। और इसे खोजा था कैप्टन बर्ट 1837। चलिए दोस्तों, अब एक सभ्यता बैराट हो गई, तो हमें नलियासर सभ्यता के बारे में भी बात करनी होगी। नलियासर सभ्यता जो है वो आपके सांभर में ये सभ्यता है। और यह आपके प्रतिहार कालीन और चौहान युग की सभ्यता है। तो आपको चौहान युग के बारे में जानना है या फिर प्रतिहार कालीन वंश के बारे में, तो आप नलियासर से जान सकते हो। और जयपुर की कुछ और सभ्यताएं भी हैं, जैसे कि जोधपुरा सभ्यता, चितवाड़ी सभ्यता और किरोडोत सभ्यता। तो आप कह सकते हैं ना सिर्फ संस्कृति, स्थापत्य कला, ना सिर्फ खनिज, बल्कि विशेष पौराणिक कथाओं से भी संबंधित है जयपुर। और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताओं की जननी स्थल भी जयपुर को कहा जा सकता है। चलो, ये सारी विशेषताएं तो हैं ही हमारे जयपुर में, परंतु हमारे जयपुर में आपके हस्तकलाएं भी फेमस हैं। जैसे कि यहाँ का बेल बूटों की छपाई वाला बगरू प्रिंट काफी फेमस है, जिसमें नीली और रंगीन पृष्ठभूमि पर चित्र अंकित किए जाते हैं। पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जयपुर की ब्लू पॉटरी काफी फेमस है, जिसे आपके इसकी प्रिंटिंग को मान सिंह प्रथम ने लाहौर से कुछ
कारीगर थे जिसे मानसिंह प्रथम आपके लाहौर से लेकर आए थे, और काफी लोगों को इसके ऊपर सराहा भी गया है, जैसे कि पद्मश्री मिला है कृपाल सिंह जी को इसकी प्रसिद्धि के लिए, और इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह जी के काल में होता है। ऐसे ही आपके छापे, सांगानेरी प्रिंट काफी फेमस है हमारे सांगानेर का। ऐसे ही हमारे यहाँ पर मोकड़ी कहलाने वाली लाख की चूड़ियाँ काफी फेमस हो जाती हैं। पूरी मणिहारों की गली आपके इसके लिए फेमस है। ऐसे ही आपके जयपुर की पाव रजाई, बहुत ही हल्की परंतु बहुत ही गर्म पाव रजाई काफी फेमस है। जयपुर में आपकी काफी बड़ी बड़ी ट्रॉफियां भी बनाई गई हैं। इवन आपके क्रिकेट के वर्ल्ड कप की ट्रॉफियां भी जयपुर में बनाई जाती हैं। साफे और मुरादाबादी काम भी आपके जयपुर का फेमस है। ऐसे ही अभी बसंत ऋतु आने वाली है, अभी आपके सावन आने वाला है, और सावन के अंदर आपको जयपुर की युवा और युवतियां दोनों ही आपके लहरिये पहने हुए आपको दिखाई देंगी। तो लहरिये भी यहाँ के फेमस हैं। साथ साथ आपके पेपर मैशो, कोफ्तगिरी, हाथी दांत का सामान और संगमरमर की चूड़ियों के लिए भी आपके जाना जाता है। संगमरमर की जो मूर्तियां होती हैं, जिसे आप खजाने वाले के रास्तों में काफी अच्छे अच्छे मूर्तिकार यहाँ देख सकते हो, पूरे विश्व में फेमस है संगमरमर की मूर्तियां, तो वह भी आपको जयपुर की हस्तकलाओं में ही देखने को मिलती हैं। तो इतनी सारी विशेषताओं से भरा हुआ है हमारा जयपुर। साथ साथ कुछ प्रमुख अकादमियों में आप देख सकते हो, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मुख्यालय जो है वह आपके जयपुर में 1974 में स्थापित होता है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का मुख्यालय भी 21 मार्च 2005 में स्थापित हुआ। राजस्थान मदरसा बोर्ड जनवरी 2003। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 15 जुलाई 1969। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 19 जनवरी 1986 और राजस्थान उर्दू अकादमी 1979 में। राजस्थान ललित कला अकादमी 24 नवंबर 1957। राजस्थान संगीत संसाधन संस्थान 1950। राजस्थान सिंधी अकादमी 1979। तो इस तरीके से काफी प्रमुख एकेडमिक कल्चर, पढ़ाई के क्षेत्र में भी हमारा जयपुर काफी आगे देखा जा सकता है। चलो अब ये सारी बातें हो गई, तो हमें जयपुर की चित्रकला को हम कैसे भूल सकते हैं, और साहिब राम जी का नाम ना आए ऐसा आपके हो ही नहीं सकता। तो जयपुर की जो चित्र शैली है वह बहुत ज्यादा प्रभावित है हमारे मुगल शैली से। तो मुगल शैली से प्रभावित है हमारी जयपुर की चित्र शैली, जो कि यहाँ पर आप इस प्रकार के अलंकरण में भी देख सकते हो। जैसे कि आपके यहाँ की जो पेंटिंग्स है जयपुर में, आपके जयपुर की चित्र शैली में, वह आपके लैला मजनू, कामसूत्र, कुरान पढ़ती हुई शहजादी, फकीरों को भिक्षा देती हुई नारी, हाथी घोड़ों के दंगल इत्यादि आपको जयपुर की पेंटिंग में दिखेंगे। और जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि कई बार आरएएस में आ चुका है, वो है आपका आदमकद पेंटिंग। जयपुर में आपको आदमकद पेंटिंग भी देखने को मिलेंगी। आदमकद पोर्ट्रेट आपको जयपुर शैली में देखने को मिलेंगे, यानी कि एक ऐसी पेंटिंग जैसे कि किसी का अगर हाइट 6 फीट है तो उसी साइज की, बिल्कुल उसी आदमकद की पोर्ट्रेट बनाया जाएगा, जो कि आपके जयपुर में बहुत बहुत फेमस है। आप कभी चंद्र महल अर्थात सिटी पैलेस जाएं तो आपको वहां पर कई सारे आदमकद पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। तो आपके जयपुर की जो आदमकद पोर्ट्रेट है वह बहुत बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। तो आपके यहाँ पर आदमकद पोर्ट्रेट काफी फेमस हो जाती है, जिसके अंदर आपके साहिब राम नामक जो चित्रकार हैं, जो कि कई बार आरपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो बहुत फेमस है। और यहाँ पर साहिब राम जी ने आपके ईश्वरी सिंह का राजस्थान में पहला आदमकद चित्र बनाया था, ईश्वरी सिंह का। और बाद में ये आपके वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में काफी ये चित्र आपको मिल जाएंगे। और आपके सवाई प्रताप सिंह का जो कार्यकाल है वह आपके पेंटिंग्स का स्वर्ण काल माना जाता था। तो काफी अच्छा प्रभाव और काफी उत्कृष्ट अलंकरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो खासकर मुगल शैली का प्रभाव यहाँ पर निश्चित ही परिलक्षित होता है। प्रमुख संप्रदाय भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे जयपुर के अंदर, हमारे जयपुर में आपके परिणामी संप्रदाय, दादू संप्रदाय जो कि नरेला में है, रामानुजन संप्रदाय और हमारे गलताजी वाले गौड़ीय संप्रदाय। तो 4 संप्रदायों की यहाँ पर प्रमुख पेट है, मुगल शैली का प्रभाव है। तो आप देख सकते हैं जयपुर जो है वो आपके
बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक सद्भावना को लिए हुए है। ऐसे ही यहाँ पर आपके सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में यहाँ की मंदिरों के साथ साथ में आप मस्जिद को भी देख सकते हो, जैसे कि नालीसर मस्जिद, अली शाह पीर की दरगाह जो कि ढूंढ में स्थित है, ऐसे ही ख्वाजा हसमुद्दीन की दरगाह सांबर में है हमारे, ईदगाह आपके अकबर की मस्जिद, सरगा सूली सरलाट यहीं पर है, हवेलियों में आपके पुरोहित जी की हवेली, मथुरा वालों की हवेली, चूड़ सिंह की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली, ये सारी महत्वपूर्ण कलाकृतियों से निर्मित हवेलियां भी काफी प्रशंसनीय हैं। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें आपकी जयपुर की तो हैं ही। अब थोड़ा सा आधुनिक भारत की हम बात करना चाहें तो आपके फिर जयपुर प्रजामंडल की बात होना निश्चित ही हो जाता है। तो आपका जो जयपुर प्रजामंडल है तो राजपूताना के जयपुर राजघराने ने इस प्रजामंडल को संरक्षण दिया था। वैसे तो हमारे जयपुर प्रजामंडल का जो निर्माण है वह कपूर चंद पाटनी के द्वारा 1931 में किया गया। 1931 में कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की, परंतु यह आपके सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम पर आपके जयपुर प्रजामंडल का मात्र उद्देश्य था कि खादी का प्रसार करना और समाज सुधार करना। केवल दो ही उद्देश्य हुआ करते थे, खादी प्रसार और समाज सुधार। परंतु बाद में इसे मजबूत नेतृत्व मिला आपके जयपुर प्रजामंडल को गांधी जी के पांचवें पुत्र कहे जाने वाले जमनालाल बजाज एवं उन्हीं के एक विश्वसनीय दोस्त पंडित हीरालाल शास्त्री के माध्यम से। तो वापस आपका 1936-37 में पुनर्गठन किया है पंडित हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज, जो कि गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में जाने जाते थे। तो ये आपका फिर जयपुर प्रजामंडल एक मजबूत नेतृत्व में कई सारी उपलब्धियों को अर्जित करता है। अन्य महत्वपूर्ण तंत्रों में आप देख सकते हो, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आपके, वैसे तो हमने काफी डिटेल में चीजों को डिस्कस किया है, परंतु फिर भी जंतर मंतर वेधशाला में आपके विश्व की सबसे बड़ी सुई घड़ी, जिसे सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है, स्थापित है। ऐसे ही क्रिकेट की सबसे बड़ी जो ट्रॉफी है वह भी जयपुर में बनी है। पन्ने की यानी कि एमरल्ड की आपके अंतरराष्ट्रीय मंडी भी जयपुर में है। नाहरगढ़ में जो शेर है वह कैंसर से मृत्यु को प्राप्त करने वाला पहली ऐसी घटना थी जो कि नाहरगढ़ के शेरों के साथ हुई। वैसे ही विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र सिटी पैलेस में हैं। एशिया की सबसे बड़ी एवं प्रथम सोने की टकसाल भी जयपुर में है। और देश का फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जो कि अपनी आर्किटेक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, मालवीय नगर में आप इसे देख सकते हो, WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क, देश का पहला वर्ल्ड ट्रेड पार्क भी जयपुर में स्थापित है। और देश और राजस्थान का पहला क्रिकेट इंडोर स्टेडियम आपके SMS स्टेडियम जयपुर में है। पहला राजस्थान का और देश का पहला इंडोर स्टेडियम जो है, इंडोर क्रिकेट स्टेडियम, वो आपका SMS सवाई मानसिंह स्टेडियम है। वैसे ही देश का पहला वैक्स वॉर म्यूजियम जयपुर में है। देश का पहला डेंटल स्टेम सेल बैंक भी आपके जयपुर में है। और ऐसे ही भारत का सबसे सुंदर प्रथम सिनेमा घर, जिसे आज भी दूर दूर से पर्यटक देखने आते हैं, राज मंदिर सिनेमा, वह भी यहाँ पर आपको मिलेगा। ऐसे ही देश का एकमात्र सॉल्ट म्यूजियम भी जयपुर में है। और देश का और राजस्थान का पहला हाथी गांव आमेर में है, जहां की आपकी हाथी की सवारी बहुत ही ज्यादा फेमस मानी जाती है। ऐसे ही भारत का फर्स्ट होम्योपैथिक विश्वविद्यालय भी जयपुर में है। और पूरे देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मोहाना गांव सांगानेर में आपके स्थापित है। तो मोहाना गांव सांगानेर में आपको देश की सबसे बड़ी मंडी देखने को भी मिलेगी। तो इस तरीके से काफी विशेषताएं आपको जयपुर में मिलेंगी। इसी के साथ साथ आपके देश का सबसे बड़ा दूध पैकिंग स्टेशन कोटपुतली जयपुर में है। भारत में सबसे बड़ी ऑयल डिपो, जिसके अंदर आग लग गई थी आपके 2009 में, वह भी आपके जयपुर में ही है। और खासकर आपके
जो वीर्य होता है, जो सीमेन होते हैं, सीमेन बैंक या फिर आपके कोल्ड हिमीकृत वीर्य का जो बैंक है वह भी आपके बस्सी जयपुर में है। ऐसे ही राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय महात्मा ज्योतिराव फुले विधि विश्वविद्यालय भी आपको जयपुर में ही देखने को मिलेगा। तो महिला शिक्षा के लिए भी जयपुर ने आपके काफी सारे कार्य किए हैं। तो इसी के साथ साथ कुछ युद्धों के बारे में बात हो जाए, जिसमें से दो महत्वपूर्ण युद्ध हैं, आपके बगरू का युद्ध और आपके तुंगा का युद्ध। बगरू का युद्ध जो है वह 1748 ईस्वी में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य लड़ा गया, जिसमें आपके माधो सिंह जीत जाता है। फिर तुंगा के युद्ध में आपके ईश्वरी सिंह ने मराठों की मदद ले ली और जुलाई 1787 में महादजी सिंधिया और प्रताप कछवाहा के मध्य युद्ध लड़ा गया था, आपका तुंगा का युद्ध, जिसमें प्रताप सिंह को विजय मिल गई थी। और इस तरीके से आपके कार्य होते हैं। तो पहला युद्ध आपका ईश्वरी सिंह और माधो सिंह का है, जिसमें माधो सिंह जीतते हैं, और दूसरा आपका प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया का है। पहला कैंसर अस्पताल भी आपके राजस्थान में है। पहला संगीत महाविद्यालय भी त्रिवेणी नगर जयपुर में है, 2002 में स्थापित हुआ था। और राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध कनौता बांध भी आपके जयपुर में ही है। ऐसे ही जयपुर में ही आपको लाल कोठी सब्जी मंडी के पास आपको किसान भवन भी देखने को मिलेगा। ऐसे ही राजस्थान की पहली हाथी सवारी, काफी फैक्ट हैं परंतु जयपुर के बारे में फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए हमें करना जरूरी है। तो राजस्थान की पहली हाथी सवारी भी आपके आमेर में है। राजस्थान का पहला पक्षी चिकित्सालय जौहरी बाजार जयपुर में है। राजस्थान का पहला महिला पोस्ट ऑफिस भी जयपुर में है। और तो और राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा चलित एटीएम यह भी मनोहरपुर जयपुर में है। ऐसे ही पहली आंवला मंडी आपके चोमू में है। राजस्थान की देश और राजस्थान का पहला इंदिरा गांधी मंदिर भी अचरौल में है। इंदिरा गांधी जी का मंदिर देश का भी और राजस्थान के भी अचरौल जयपुर में है। और राजस्थान की पहली हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी भी जयपुर में ही है। और अमर जवान ज्योति का जो फाउंटेन है आपका वो बहुत फेमस है। यहीं पर आपके एक वॉर म्यूजियम भी बनाया गया है। विधानसभा के जस्ट सामने आपको अमर जवान ज्योति स्मारक दिख जाएगा। ऐसे ही सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों के लिए भी जयपुर फेमस है। खासकर सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन वाला जिला भी जयपुर ही है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र और सीटें भी जयपुर की ही 19 सीटें हैं। सर्वाधिक पटवार मंडल भी, पटवारियों के क्षेत्र भी 613 जयपुर में ही आपको मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो घनत्व है जनसंख्या का वो भी जयपुर में है, 600 के आसपास है। और आपकी सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या, एससी कम्युनिटी की अनुसूचित जातियां भी सर्वाधिक आपको जयपुर में ही मिलेंगी। और खासकर ओले भी, सर्वाधिक ओलावृष्टि भी आपके जयपुर के अंदर ही होती है। तो इतनी सारी विशेषताओं को लिए हुए है आपका जयपुर। और इसी के साथ साथ आपके और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं हमारी, जिस पर हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बाकी की जो फैक्चुअल चीजें हैं आई थिंक वो सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। हम कुछ मेन मुद्दों की यहाँ पर चर्चा आपसे कर लेते हैं। तो देखिए, मीठे पानी की झीलों में रामगढ़, मानसागर और गलता झीलें हैं। पन्ना मीना की बावड़ी के साथ साथ रामगढ़ बांध, जो कि आपके दो पहाड़ियों पर बाणगंगा नदी के किनारे पर बनाया गया है। टिंडा मंडी हमारे शाहपुरा जयपुर में है। टमाटर मंडी आपके बस्सी में है। और राजस्थान का पहला सौर विद्युत गांव आपका नया गांव जयपुर है। ऐसे ही हिंदुस्तान सामर सॉल्ट्स लिमिटेड 1964 में बनाया गया और इसमें आपके सेंटर ने 60% और 40% आपके राज्य सरकार ने पैसा लगाया था। ऐसे ही जयपुर की मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, जयपुर मेटल्स जिसमें बिजली के मीटर बनते हैं, मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जो कि टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाने के लिए फेमस है, कैप्सन मीटर का कंपनी, और राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कूकस में आपको मिलेगा। ऐसे ही रेश्ता नमक जो है वह सांभर झील में वायु प्रवाह द्वारा बनाए जाने वाले नमक रेश्ता नमक कहलाते हैं, कि वायु को प्रवाहित कर सांभर में जो नमक बनता है
वह आपका रेश्ता नमक कहलाता है। ऐसे ही एक नमक आपका क्यार नमक भी है, जो कि सांभर में वाष्पीकरण विधि से हमें मिलता है। राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन आपके जयपुर में ही होता है, जो कि है ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड कोटपुतली में। कोटपुतली में आपके सीमेंट का सबसे ज्यादा उत्पादन आपके कोटपुतली में होता है, ग्रासिम सीमेंट लिमिटेड में। ऐसे ही जयपुर के तीज महोत्सव, समर महोत्सव, आपके कठपुतली महोत्सव, पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव और कथक महोत्सव फेमस है। ऐसे ही आपके जयपुर में जो एक महत्वपूर्ण भेड़ वंश है अविका नगरी, जिसे मालपुरी भेड़ वंश भी कहा जाता है, तो अविका नगरी या फिर मालपुरी भेड़ वंश का जो रिसर्च सेंटर है, अनुसंधान क्षेत्र है, वह भी जयपुर में है। और महाराजा कॉलेज लड़कों के लिए एक फिक्स कॉलेज है आपका महाराजा कॉलेज, जो कि काफी फेमस है। इसकी स्थापना 1844 में पॉलिटेक्निक एजेंट आपके कैप्टन लुडलोने के द्वारा की गई थी। ऐसे ही हमारा डॉल म्यूजियम आपको मालवीय नगर में मिलेगा जयपुर के अंदर। संजय शर्मा संग्रहालय आपके चौड़ा रास्ता जयपुर में है, जो कि काफी पुरानी किताबों के लिए काफी फेमस हो जाएगा। रामबाग महल का जो वास्तुकार है वह आपके कौन था? सैमुअल स्विंटन जैकब था। आपके जयपुर मेट्रो का जो पहला चरण है, कब आया था जयपुर मेट्रो जो अभी चल रही है, राजस्थान की पहली मेट्रो 24 फरवरी 2011 को इसका चरण चला, जो कि मानसरोवर से चांदपोल तक का था। जयपुर के सिक्के, जिस पर कई बार प्रश्न आए हैं, जयपुर के सिक्कों में झाड़ शाही सिक्के, हाली सिक्के, मोहम्मद शाही सिक्के इत्यादि फेमस है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट 1857 की क्रांति में कौन था? तो कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट कौन था जयपुर का 1857 की क्रांति में? आपका कर्नल ईडन। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा जयपुर में काफी फैक्चुअल चीजें हैं पर बहुत ही अच्छी सांस्कृतिक चीजें भी हैं, जो कि हमें थोड़ा याद रखना होगा। तो आप इस तरीके से आपके जयपुर की सभी महत्वपूर्ण चीजें कवर होती हैं। जयपुर दर्शन समाप्त होता है। अगले दर्शन के लिए मैं आपके अगले क्लास में आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को जरूर रिवाइज कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जयपुर। तो ध्यान रखेंगे, फाउंडेशन कोर्स, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कोर्स अभी अभी आपका स्टार्ट हुआ है, साइंस एंड टेक के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो शर्मा 10 रेफरल कोड के साथ में। और किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, कंप्लीट फाउंडेशन बैच कैसे होगा, कब होगा, कैसे नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में कैसे होगा, सभी प्रकार की जानकारियों के लिए इन नंबर्स पर आप मुझे कांटेक्ट करो। आई विल रिप्लाई, आई विल रिजॉल्व योर ईच एंड एवरी क्वेरीज। तो सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ओके गाइज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। और ध्यान रखो, हमारा जो अब क्लास का टाइमिंग है वो डेली 7 बजे का है, ठीक है? डेली 7 PM मैं आपकी क्लास लेने उपस्थित रहूंगा। तो डेली 7 PM आप यहाँ पर हमारी क्लास में आ सकते हैं। तो ओके गाइज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ, स्टे होम।